हाई कोर्ट के जज भी बहुत इमोशनल हो गए। आज की डेट में किसी के ऊपर एफआईआर करना बहुत आसान बात हो गई। कभी कभार लोग गलती से केसों में फंस जाते हैं। आज हम इस वीडियो में केवल अतुल सुभाष के केस को डिस्कस नहीं करेंगे, पर भारत की न्यायपालिका और पूरे सिस्टम को डिस्कस करेंगे। अब इस पूरे मुद्दे में फेमिनिज्म की एक वेव सी उत्पन्न होती दिख रही है। तो इस केस के वायरल होने के बाद कुछ महिला इन्फ्लुएंसर्स, कुछ महिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और बाकी सारे कुछ बुद्धिजीवी ये कह रहे हैं कि A lot of men want women to talk about the recent Atul Subhash case, but because they want to discredit feminism, because they're usually encouraged to stay in the kitchen, not get educated. If you have a problem with alimony, just marry a woman who earns more than you. Feminism is about fighting patriarchy, the same patriarchy that makes lawmakers protect women. तो इस पूरे सिनेरियो में मुझे एक बात बहुत खटक रही है। तो ये फेमिनिज्म की वकालत करने वाले ये मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है कि इन्हीं लॉज का मिसयूज आज के वक्त पर चरम सीमा पर है। हमेशा 99% जो है मैरिजेस में पुरुषों का ही दोष होता है, इसीलिए ऐसी गलतियां भी हो जाती है। और मैं जानना चाहूंगा एनसीआरबी की रिपोर्ट या किस रिपोर्ट में कहा गया है कि 99% ऑफ द केसेस में मेन की ही गलती होती है। और एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो फेमिनिज्म के एडवोकेट्स और इन्फ्लुएंसर्स रातों रात पॉपुलैरिटी गेन करना चाहते हैं, इन्होंने अतुल सुभाष की पूरी सुसाइड वीडियो देखी भी नहीं होगी। अगर इन्होंने देखी होती तो इन लोगों को पता लगता कि ये लड़ाई फेमिनिज्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये लड़ाई एक उस इंसान को दर्शाती है जिसने भारत के लीगल सिस्टम के आगे अपनी जान दे दी। अतुल सुभाष ने अपनी वीडियो में जो जज उनके मुकदमे को सुन रही थी, उनके खिलाफ बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जज ने उन्हें कहा कि आप मुझे 5 लाख रुपए दे दीजिए और मैं इस केस को सेटल कर दूंगी। अतुल सुभाष ने यह भी आरोप लगाए हैं कि अगर सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत अगर आपको कोई इंटरिम ऑर्डर भी पास करना है तो सुप्रीम कोर्ट की एक कुख्यात गाइडलाइंस है कि आपको जो हस्बैंड है और जो वाइफ है दोनों के एसेट के एफिडेविट्स लेना मैंडेटरी होता है। और अतुल सुभाष ने अपनी वीडियो में कहा है कि इंटरिम ऑर्डर पास करने से पहले जो जज थी उन्होंने दोनों पार्टी से एफिडेविट तो मंगवाए, बट जो वाइफ ने एफिडेविट सबमिट किए उसमें उसने अपने एसेट्स ना बताकर अतुल सुभाष के एसेट्स का जिक्र किया, जो कि सरासर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के खिलाफ साबित होता है। दूसरा जो आरोप लगाया है कि उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन होने के बाद एविडेंसेस लिए हैं और उन एविडेंसेस पर कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुई है। और अतुल सुभाष ने यह भी कहा है कि उन्हें उन एविडेंसेस के खिलाफ रिप्लाई फाइल करने का भी टाइम नहीं दिया गया। तो 125 के मामले में जो एफिडेविट्स और डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है वो आज भी फैमिली कोर्ट्स में फॉलो नहीं की जा रही हैं। और अतुल सुभाष का केस इस चीज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अतुल सुभाष के फादर ने अपने इंटरव्यू में ये चीज जाहिर की है कि इन लीगल बैटल्स की वजह से अतुल अंदर से टूट चुके थे। और ऐसे सर्कमस्टांसेस में इंसान टूटे भी क्यों ना, एक इंसान पर आप मर्डर के चार्जेस बिना किसी एविडेंस के लगा देते हैं। किस तरीके से उनके ऊपर अपनी ही वाइफ के फादर के मर्डर के आरोप लगाए गए, किस तरीके से उनकी फैमिली को हरास करने के लिए 498A का मुकदमा उनके माता पिता, उनके भाई और उनके खिलाफ दायर किया गया, किस तरह से अननेचुरल ऑफेंस की एफआईआर उनके खिलाफ की गई। ऐसी सिचुएशन में जब इतने केसेस एक इंसान के खिलाफ हों और उसे साल में 40 हियरिंग्स अटेंड करनी पड़े और पूरी कोशिश की जाए कि उन्हें उनकी नौकरी से सस्पेंड करवा दिया जाए, तो ऐसे केस में किसी भी आम इंसान का अंदर से टूटकर बिखर जाना लाजमी है। तो अब आ जाते हैं धारा 498A आईपीसी के ऊपर, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लीगल टेररिज्म के रूप में बढ़ती हुई दिख रही है, जिसके तहत अतुल सुभाष और उनके परिवार को हरास किया गया। तो आजकल ये ट्रेंड हो चुका है कि 498A का केस किसी के भी ऊपर आप लगा सकते हैं, कि कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स के ऊपर, उसके माँ बाप के ऊपर, उसके भाई के ऊपर 498A की धारा आराम से लगा सकती हैं।
बल्कि सुप्रीम कोर्ट की इसमें क्लियर कट गाइडलाइंस हैं कि अगर पुलिस ऑफिसर इस केस में एफआईआर रजिस्टर करता है तो उन्हें सस्पिशियस केसेस में प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करना आवश्यक होता है कि वेदर ऑफेंस इज बीइंग मेड आउट और नॉट, और एविडेंसेस को भी ध्यान में रखना होता है। अब अगर बात करें कि 498A के खिलाफ हमारे पास क्या रेमेडी है, तो अगर आपके ऊपर 498A की धारा के तहत एफआईआर रजिस्टर हुई है तो आप एक तरीके से पहला स्टेप जो आपका वकील भी आपको बताएगा वो ये बताएगा कि आप क्वेश्चनिंग में जाइए। तो क्वेश्चनिंग ऑफ द एफआईआर को डील करते हुए कोर्ट्स का भी ये व्यू पॉइंट रहता है कि उन्हें बस ये देखना है व्हाइल दे आर क्वेश्चनिंग द एफआईआर दैट वेदर एन ऑफेंस इज मेड आउट ऑफ द केस और नॉट, और अगर उन्हें कंटेंट्स ऑफ द एफआईआर पढ़ के और एविडेंसेस को देखकर उन्हें ये लगे कि अ केस इज बीइंग मेड आउट, तो वो उस एफआईआर को क्वेश नहीं करेंगे। जैसे 498A की एफआईआर में कभी कभार नाम भी नहीं लिखे होते हैं कि अगर एक वाइफ उसके अपने हस्बैंड के सिस्टर के खिलाफ कोई केस करती है और वो मान लीजिए फॉरेन में रहती है, वो आज तक मिली भी नहीं है उससे, तो भी उनका नाम कभी कभार एफआईआर में दर्ज कर दिया जाता है। तो इस चीज का संज्ञान हाई कोर्ट जरूर लेता है, बट किन्हीं केसेस में सिर्फ जो हस्बैंड होता है और उसके जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं या उसके माता पिता होंगे, ब्रदर होंगे, तो उनके ऊपर ही ये केस दायर किया जाता है, और ऐसे केसेस में क्वैश करवाना एफआईआर भी कभी कभी डिफिकल्ट होता है। तो बेसिकली क्वेश्चनिंग भी एक तरीके से एक 100% रेमेडी हमें दिखाई नहीं पड़ती है। अब देखिए, चाहे केस फ्रिवोलस हो, फेक हो, बट अक्यूज तो अक्यूज्ड होता है। अगर आपके ऊपर कोई केस दायर किया गया है तो कोर्ट आपको एक अक्यूज की नजर से ही देखेगा, जिसके लिए वो आपकी अटेंडेंस सिक्योर करने के लिए बार बार आपको कोर्ट में बुलाएगा, और यही अपीयरेंस ऑफ द अक्यूज्ड फेक केसेस में उस अक्यूज्ड को जिसके ऊपर एक फेक केस दायर किया गया है बहुत ज्यादा हैरेस करती है। और दूसरी बात इसमें ये आ जाती है कि एडजर्नमेंट्स किसी भी टाइम दूसरी पार्टी मांग लेती है। मेरा इसमें ये मानना है कि आज हम 21st सेंचुरी में बैठे हैं और ऑनलाइन हियरिंग्स का जमाना है। जिन केसेस में, जैसे ये केसेस हैं, मैट्रिमोनियल केसेस हैं, 498A के केसेस हैं, क्रुएलिटी के केसेस हैं, कोर्ट्स ने अगर एक बार किसी अक्यूज्ड की अपीयरेंस सिक्योर कर ली है तो उसे बाद में ऑप्शन दी जानी चाहिए कि वो ऑनलाइन माध्यम से उस कोर्ट की हियरिंग को अटेंड कर सके, ताकि उसका काम भी उस वजह से हैम्पर ना हो। तो ये हो गई एक साइड ऑफ द स्टोरी कि किस तरीके से वुमेन सेंट्रिक लॉज का मैक्सिमम टाइम वुमेन एक तरीके से नाजायज मिसयूज करती हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जो रेप के केसेस हैं अधिकतर रूप से फ्रिवोलस केसेस दायर किए जाते हैं, पर हम इस बात को झुठला नहीं सकते कि जो रियल केसेस हैं उनको ये मिसयूज ऑफ द प्रोविजंस ओवरशैडो कर दें। बल्कि एक रियल इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो मेरे सामने एक महिला आई जिन्होंने क्वेश्चन की पिटिशन दायर की। तो वो मनाली आए होंगे, तो उनके साथ असॉल्ट किया, जो भी फिजिकल सेक्सुअल असॉल्ट किया उनके ही बॉयफ्रेंड ने किया, और उन्होंने एक तरीके से एफआईआर दर्ज की। उस एफआईआर को दर्ज किए हुए 4 से 5 साल हो गए थे और अभी तक एविडेंसेस कंप्लीट नहीं हुए थे। और उस महिला का कहना ये था कि जज साहब, मैं इस केस को खत्म करना चाहती हूँ। अब मेरे बॉयफ्रेंड की भी शादी हो चुकी है, उसके भी बच्चे हो चुके हैं, और मेरी फैमिली के ऊपर इस केस का बहुत ही गलत प्रभाव पड़ रहा है। और कह रही थी कि जज साहब, मुझे इस केस की वजह से डिप्रेशन की गोलियां लग गई हैं और मैं पिल्स ले रही हूँ, मैं सो नहीं पा रही हूँ। जज साहब ने कहा भी, आपको क्या करना है, आप क्वेश्चन क्यों मांग रही हैं? बेसिकली इस केस में एविडेंसेस लग रहे हैं, ट्रायल चल रहा है, आप क्यों क्वेश्चन करना चाहते हैं? आपने तो कोर्ट भी नहीं आना है, आप तो विक्टिम है, आप आ चुके हैं, आपने गवाही दे दी है, अब आपने आना ही नहीं है कोर्ट में, तो आप क्यों क्वेश करवाना चाहते हैं? तो उनका बस ये चीज था कि मेरे को मेंटल एगनी बहुत ज्यादा हो रही है, मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ और मेरी एज शादी की निकली जा रही है। और मैं आपको बताऊं कि इस बात को सुनकर एक हाई कोर्ट के जज भी बहुत इमोशनल हो गए और पूरे जितने भी वकील वहां पर बैठे थे बहुत इमोशनल हो गए। और मुझे याद है कि जज साहब ने एक रिमार्क भी उन्हें पास करा, आज तो आप कागजी कार्रवाई से बच गए क्योंकि उस महिला ने अपनी एफआईआर को क्वैश करवा दिया, आपको माफ कर दिया, बट जो कर्मों का भुक्त भोगी होगा उसे ऊपर वाला कभी ना कभी सजा जरूर देगा। तो मतलब किस तरीके से जजेस के भी हाथ बन जाते हैं इन केसेस में। और उस समय पूरे कोर्ट रूम का माहौल बहुत इमोशनल हो गया था।
मैं देख पा रहा था कि जज के आंखों में भी आंसू की बूंदें थी। तो ये हालत है हमारे इंडियन लीगल सिस्टम की। दोनों फेसेट्स हैं स्टोरी के। एक फेसेट वो है जहां पर मिसयूज ऑफ द प्रोविजंस होता है, एक फेसेट वो है जहां पर रियल केसेस की भी सुनवाई बहुत सालों तक ऐसे ही चलती रहती है। पर मैं उन लोगों के लिए एक संदेश देना चाहूंगा जो सिर्फ एक एफआईआर पर एक इंसान को दोषी मान लेते हैं। अतुल सुभाष के केस में भी जब उनके ऊपर 498A की धारा लगी होगी, उनके माता पिता के ऊपर धारा लगी होगी, तो पूरी सोसाइटी ने उन्हें एक दोषी के नजर से देखा होगा। और अगर उस केस में उनका अरेस्ट हो जाता तो लोगों के बीच ये धारणा होती है कि यार इस इंसान ने गलत तो किया ही है। जब समाज उन्हें एक दोषी की नजर से देखता है तो उनकी हैरेसमेंट 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना हो जाती है। और मेरा मानना ये है कि आज की डेट में किसी के ऊपर एफआईआर करना बहुत आसान बात हो गई है। सिर्फ 498A के नहीं बट और भी प्रोविजंस हैं, जैसे चीटिंग के। कभी कभार लोग गलती से केसों में फंस जाते हैं, जैसे चीटिंग के केस हो गए। कुछ आपने डॉक्यूमेंट साइन कर दिया और आपको ये चीज नहीं पता थी कि उस डॉक्यूमेंट का क्या बेसिकली अंजाम हो सकता है, कि उसे ये पेपर साइन नहीं करना चाहिए था। ऐसे केसेस में भी लोगों का मनोबल बहुत कमजोर हो जाता है। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट जैसी अदालत का मतलब ये है कि जस्टिस कहीं ना कहीं लोगों को मिलेगा। और मैं यही कहता हूं कि आखिर तक अपने केस को लड़े, सुप्रीम कोर्ट तक अपने केस को लड़े। इलीगल अरेस्ट कर दिया जाता है, बहुत से केसेस ऐसे होते हैं। तो हमें अपने आत्मविश्वास को इन फेक केसेस से कमजोर नहीं करना चाहिए। और मैं आशा करता हूं कि जिस फैमिली कोर्ट के जज का नाम अतुल ने अपनी वीडियो में लिया था, उस जज के खिलाफ भी कोई इंक्वायरी हाई कोर्ट करेगा। ऐसी ही लीगल जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। चीखें सुनाई, न्याय की गुहार कोई सुन नहीं पाए।